तो यहाँ पे है कि आपने देखा कि ये जो केंद्र है ना, केंद्र जो है कि अनुदान किस आर्टिकल के तहत देगा, 275 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यों को करारोपण की शक्ति। शाकिब ये है कि बीच से आप टॉपिक ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो ये कल तक समाप्त हो जाएगा। ओके, ये केंद्र राष्ट्र संबंध अभी चल रहा है, ठीक है शाकिब, तो बस केवल ये आज भर आप सुन लीजिए। ओके, या फिर नोट करना है तो नोट करते चलिए। वीडियोज जो है कि पॉलिटी का मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके, ठीक है, या फिर है, हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। इसमें जो है लिख लीजिए, राज्यों की करारोपण शक्ति, राज्यों की करारोपण की शक्ति। तो राज्यों को करारोपण की शक्ति, इसमें इसका क्या मतलब है? क्या राज्य टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? सर राज्य सूची के विषयों पर लगा सकता है सर। राज्य सूची के विषयों पे कर लगा सकता है ना। और लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, संविधान, संविधान राज्यों को, राज्यों को, राज्यों को व्यापार, आजीविका, नियोजन संबंधी, नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड आदि को कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है, कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे है कि सीधी सी बात है कि अगर स्टेट को कर लगाने की शक्ति नहीं दिया जाएगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, है ना। ये राज्य को जो है कि रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीजें अनुदान के भरोसे तो नहीं चल सकते हैं, अनुदान के भरोसे हर चीजें नहीं चल सकती है, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, 60वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा 1988 के द्वारा किसी व्यक्ति पर कर 2500 रुपए से अधिक राज्य नहीं लगा सकता। पहले जो है कि ये 60वें संविधान संशोधन होने से पहले जो है कि ये टैक्स जो है मात्र 250 रुपए थे, है ना, ये टैक्स जो है 250 रुपए थे, किसी व्यक्ति पे राज्य जो है 250 रुपए का टैक्स लगा सकता था। लेकिन है कि 60वें संविधान 1988 में जो है उसमें संशोधन कर दिया गया और उसमें जो है कि कहा गया क्या कि नहीं, राज्य जो है कि 250 नहीं बल्कि 2500 तक के 2500 रुपए तक का टैक्स जो है लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए, संघ संपत्ति को राज्य कर से मुक्ति। अब देखिए, जैसे केंद्र सरकार की कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई केंद्र सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, तो केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टी होगी, है ना, उस प्रॉपर्टी पे क्या राज्य सरकार कर लगाएगी? नहीं सर, नहीं लगा सकती। रेलवे अगर आपके राज्य में तो आप कर नहीं लगा सकते सर, रेलवे पे या फिर टिकट वगैरह से जो होता है सर। लिख लीजिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 285 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि राज्य संघ की संपत्ति पर, राज्य संघ की संपत्ति पर, राज्य संघ की संपत्ति पर कर आरोपित नहीं करेगा, कर आरोपित नहीं करेगा, है ना। यानी कि कर, ये जो है कि केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टी होगी, है ना, उस पे जो है कि वो राज्यों के टैक्स से क्या होगी, मुक्त होगी, है ना। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 285 के क्लॉज 2 के तहत, क्लॉज 2, है ना, क्लॉज 2 ब्रैकेट में 2 कर लेना है ना, क्लॉज 2 के तहत राज्यों को केंद्र की उस संपत्ति पर, केंद्र की उस संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार होगा, कर लगाने का अधिकार होगा, कर लगाने का अधिकार होगा जिस पर उन्हें
जिस पर उन्हें संविधान संविधान लागू होने लागू होने के पूर्व लगाने का अधिकार था। यानी कि जब ये राज्य जो है उन संपत्तियों पे कर लगाएगा, है ना, जब संविधान लागू नहीं हुआ था और उस समय उस पे कर लगा रहा था राज्य, तो उस पे अभी भी वो कर लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 287 के तहत 287 के तहत राज्यों को भारत सरकार के राज्यों को भारत सरकार के राज्यों को भारत सरकार के राज्यों को भारत सर, राज्यों को भारत सरकार के राज्यों को भारत सरकार के लिख लीजिए प्रयोग के लिए दी गई प्रयोग के लिए लिख लीजिए प्रयोग के लिए दी गई रेल निर्माण उसे बनाए रखने और चलाने के लिए उपयोग की गई बिजली पर कर लगा सकता है, नहीं लगा सकता है? नहीं लगा सकता है ना? नहीं लगा सकता, नहीं पता है सर। नहीं लगा सकता, निषेध है, रोक है, प्रोहिबिटेड है, कर नहीं लगा सकता, निषेध। नेक्स्ट लिख लीजिए संघ करों से मुक्ति इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 289 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट प्राप्त होंगे, है ना, मुक्ति मिलेगी, है ना। यानी कि इस पे जो है कि केंद्र सरकार जो है राज्य के जो प्रॉपर्टी होगी, है ना, उस पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी, है ना, उस पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी, वो टैक्स फ्री होगा, है ना। और सीधी सी बात है कि अगर कोई राज्य पर अगर संघ टैक्स लगाता है तो लगाने का अधिकार भी नहीं होगा, क्योंकि उसी का संघ के अधीन ही राज्य है ना, संघ के अधीन ही राज्य है। तो संघ जो है कि किसी राज्य पे तो टैक्स लगाएगा नहीं, किसी राज्य की संपत्ति पर भी टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि अनुदान वहीं से आना है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार की संपत्ति को सभी प्रकार के करों से विमुक्ति प्राप्त है, यानी छूट प्राप्त है, चाहे वह वाणिज्यिक प्रयोग में लाई जाती हो, चाहे वह राजकीय प्रयोग में, है ना। सरकार चाहे व्यापार के लिए उपयोग करे, है ना, चाहे सरकार जो है कि राजकीय प्रयोग के लिए उपयोग करे, राज्य जो है कि उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, बस मोटा मोटी ये समझिए, सारा अनुच्छेद भूल जाइए, है ना। केवल इतना समझना है आपको कि जो केंद्र की प्रॉपर्टी होगी, केंद्र की प्रॉपर्टी पर जो है राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, राज्य की प्रॉपर्टी पे केंद्र सरकार भी टैक्स नहीं लगाएगी। ओके, केवल इतना सिंपल शब्दों में समझना है, क्योंकि वहां पे आर्टिकल आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। केवल इतना हमें समान शब्दों में समझना है कि केंद्र के प्रॉपर्टी पे राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, राज्य के प्रॉपर्टी पे केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, टोटल निचोड़ यही है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें कर लगाने की शक्ति का निर्बंधन मतलब रोक, है ना। लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 286 के तहत
अनुच्छेद 286 के तहत, अनुच्छेद 286 के तहत लिख लीजिए, माल के क्रय विक्रय पर, 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 क्रय विक्रय पर राज्यों द्वारा कुछ दशाओं में कर लगाने पर, कर लगाने पर निर्बंधन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसके अनुसार निम्न दशाओं में राज्य कोई कर नहीं लगा सकता, कोई कर नहीं लगा सकता। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, राज्य के बाहर वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात के दौरान क्रय या विक्रय पर कर नहीं लगेगा। अब ये आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि बिहार में तो अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय होता नहीं है ना, आप लोग के दिमाग में ये आएगा। तो बिहार में नहीं होता तो है कि इधर तटीय राज्य तो है ना, तटीय राज्य में तो अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय होता ही है ना। जितने भी बंदरगाह है हमारा, है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम तो वहीं से होता है ना। तो वहां पे सर नेपाल को नहीं भेजते हम लोग? नेपाल को हम लोग क्या भेजते हैं? सब्जी। नेपाल को हम लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, है ना। हम लोग है कि ये क्या कहते हैं, तेल से लेकर करके अनाज तक के सप्लाई करते हैं, सारी चीजें सप्लाई करते हैं। तो वहाँ वो तो उसे तो हम लोग ग्रांट में देते हैं ना। वो भले ही हमें टाइम पे जो है हमें आंख दिखाता रहे, है ना। अभी तो दिखा रहा था ना, अभी तो कह रहा था कि क्या कहते हैं, राम जी भी हमारे हैं, अयोध्या भी हमारा है ना। सब कुछ लेकिन सर कल देवबा तो एक सर्कुलर जारी किए हैं कि भारत के खिलाफ बात ना की जाए, ना कोई एजेंडा फैलाया जैसे। नहीं बोल सकते हैं। हाँ, देवा थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ही वामपंथ आएगा, है ना, वो इंडिया के खिलाफ बोलेगा, चूंकि वो उसका चाइना से पड़ती है। जैसे ही है कि लिबरल ये पार्टी आएगी, है ना, वो वैसे ही है कि फिर इधर से भारत के साथ हो जाता है। ठीक है, ये देववा जो है कि भारत से लगाव रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे, एक राज्य से दूसरे हाँ, राज्य। लिख लीजिए, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में संसद द्वारा घोषित विशेष महत्व की वस्तुएं। अभी जो है कि आपने देखा था कोरोना काल में जो है विशेष वस्तु किसके वो घोषित किया गया था? मास्क को, सिलेंडर को, है ना। वो कहीं सैनिटाइजर, मास्क, हाँ, सैनिटाइजर को वहां उसको है कि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया था। और इस आवश्यक वस्तु घोषित करने के वजह से जो है कि वो कहीं भी आप उसको खरीद सकते थे, और वो टैक्स फ्री था, है ना, वो टैक्स फ्री था। तो ये जो है कि वो अगर उस प्रोविजन को देखेंगे तो ये आर्टिकल किसके तहत आएगा? 286 के तहत उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, शुद्ध आगम की गणना, है ना, कैलकुलेटेड ऑफ नेट, ये क्या कहते हैं, प्रोसीड्स। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लिख लीजिए, आर्टिकल 279 के तहत किसी कर या शुल्क के संबंध में शुद्ध आगम से अभिप्राय यह है वह आगम जो संग्रहण का खर्च घटाने के बाद प्राप्त होता है। जैसे आपका लाभ है, समझ रहे ना, लाभ सीधी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। जो आपके लाभ होगा, है ना, उसकी गणना के लिए बात की गई है। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसका गणना कौन करेगा? कैग
कैग ही करेगा ना। वित्तीय लेन देन पर नजर किसकी होती है? कैग की होती है। लिख लीजिए। सर ऑडिट करेगा ना। हाँ, ऑडिट करेगा। लिख लीजिए इसको। शुद्ध आगम की गणना गणना भारत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। चलिए ये इसको यहीं पे और रहने देते हैं, चूंकि यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अब लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग लिख लीजिए। वित्त आयोग ये क्या कानूनी अधिकार या संवैधानिक? ये जो है कि वित्त आयोग जो है का गठन कानून के द्वारा है या संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान में प्रोविजन है सर इसका। संवैधानिक निकाय है सर, लिख लीजिए। आर्टिकल 280 के हाँ 280 लिख के लीजिए। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, किया गया है, किया गया है, किया गया है। इसमें है कि मैं देख रहा था अभी है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख रहा था, तो यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा है और यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि वित्त आयोग कार्य करता है ना। वित्त आयोग कार्य करता है किस रूप में? सलाहकार के रूप में, है ना। ये क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपति को ये सलाह देने के रूप में, ऐसे क्वेश्चन था। राष्ट्रपति को सलाह देने के रूप में, ये मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने के लिए, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे है कि सलाहकारी भूमिका है। और ये सलाह किसको देता है? किसको सलाह देता है वित्त आयोग? राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति को देता है। लिख लीजिए। राष्ट्रपति। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेना है, ओके। ऐसा नहीं कि एक ही साथ लिखेंगे तो है कि आपको पढ़ने में पेपर जैसा लगेगा, ठीक है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। इसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? क्या सर? इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सर ये संसद के द्वारा सर किया जाता है ना, वो राष्ट्रपति उसका ये करते हैं सर। हाँ चलिए लिख लीजिए। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन 1951 में, कितना 15 अप्रैल है कि क्या है? 15 मई है, चेक कीजिए तो एक बार। मार्च 15 मार्च है। हाँ लिख लीजिए 15 मार्च 1951 को किया गया। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 15। 15 अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह सर। एनके सिंह। लिख लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है, एनके सिंह है, एनके सिंह है। लिख लीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष वह होगा जिन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव। नेक्स्ट लिखिए। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या क्या होगा? लिख लीजिए। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उसके समकक्ष योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो तथा उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, उसे सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष अनुभव हो, है ना। तो ये कम से कम 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे और इकोनॉमिक्स का भी जानकार होगा तभी तो होगा, है ना। इकोनॉमिक्स का भी होगा तो 4 क्राइटेरिया ये आपके यहाँ पे शामिल होता है। पहला क्राइटेरिया के रूप में आपने देखा कि उसकी योग्यता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने लायक हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। दूसरा जो है कि आपने यहाँ पे देखा क्या कि वह उसे जो है कि वित्त एवं लोक लेखा का जो है विशेष ज्ञान हो। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि वह वित्तीय मामलों और प्रशासन मामलों में व्यापक अनुभव रखता हो। और चौथा देखा कि उसे अर्थशास्त्र की, है ना, इकोनॉमिक्स का जानकारी हो, है ना, तभी वो इसके सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, वित्त आयोग के कार्य या कर्तव्य। क्या क्या करता है वित्त आयोग? योजना आयोग तो भंग कर दिए गए हैं, वित्त आयोग का क्या है काम? सर अनुदान बंटवारे में सर सरकार की ये करता है कि इतना अनुशंसा करता है कि आप इतना कर रखिए, राज्य को इतना दीजिए। अच्छा, और क्या करता है? और क्या करता है सर? वो राजकोषीय घाटा व्यय ये सब पे भी सर सलाह देते हैं। पंचायत में जो सर बेनिफिट जाता है सर, हाँ, उसमें भी सर वित्त आयोग के ही माध्यम से खर्च होता है। अच्छा, वो कौन सा वित्त आयोग करता है, केंद्रीय वाला या राज्य वाला? पता नहीं सर, ये तो नहीं पता है सर, लेकिन जाता है वो तो सर राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग करेगा ना। और राज्य वित्त आयोग का है। अभी तो पढ़ाया था ना पिछले जब पढ़ा रहा था इसको तो कि एक वित्त आयोग का गठन किया गया है ना। लिख लीजिए इसमें पहला, इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 के तहत, क्लॉज 3 के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्न विषयों पर सलाह देगा। क्या किस किस पे देता है? लिख लीजिए, संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन पर। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों पर सलाह देगा। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत परमाणु, ये आपका ये टॉपिक है ना। हाँ, अभी सर, आप बात करोगे। राज्य के आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि के संवर्धन पर सलाह देगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के बारे में सलाह देगा। तो यहाँ पे है कि आपने वित्त आयोग का जो है कि देखा कि कार्य क्या है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को किन किन मुद्दों पे सलाह देगा। तो पहला जो है कि आपने देखा कि अगर है कि
राज्य के बीच है कि करों के जो है कि कलेक्शन की बात हो या उसके वितरण की बात हो, उस पर वो सलाह देगा। दूसरा पॉइंट जो है कि आपने यहाँ पर ये देखा कि अगर भारत संचित निधि से जो है कि राज्यों को सहायता दिया जाए, है ना, तो सहायता देने वाले जो सिद्धांत हैं, किन किन आधारों पर सहायता दिया जा सकता है, उसके लिए बात जो है राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है। फिर उसके बाद जो है कि आपने देखा कि राज्य के वित्त आयोग से संबंधित जो है कि पंचायती राज नगर पालिकाओं को जो है सहायता अनुदान देने की बात किया। फिर उसके बाद जो है कि आपने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति अगर किसी विषय को ये निर्धारित कर दे तो उस पर किस तरह से कार्य किया जाए, तो इस पे ये सलाह देने के लिए मजबूर होगा, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। योजना आयोग भंग किया जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, और ये योजना आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, अगर आपने गौर किया होगा। हर साल सर कुछ ना कुछ पूछिए कुछ देता ना है कुछ इसमें। पूछ देता है ना। लिख लीजिए इसमें। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1950 को किया गया था। 1950 को किया गया था। 1950 को किसके संतुष्टि पे? सर विशेष राज्य का दर्जा देने। लिख लीजिए। बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं, जो मन में आता है पूछना था सर कुछ। अच्छा नहीं सर, कुछ पूछना था। अच्छा बोल लीजिए, बोल लीजिए। सर ये जो विशेष राज्य का दर्जा होता है वो कैसे मिलता है सर? ये मतलब वो कौन इसके लिए सिफारिश करता है विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य की दर्जा जो है सिफारिश और मांग करने से नहीं मिलेगा, है ना। जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा, है ना। जैसे कि आप बिहार में है कि धीरे मतलब रह करके जो है ये डिमांड उठाते रहते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो विशेष राज्य जो है उभर करके सामने आता है। जैसे कि भाजपा के लिए जो है राम मंदिर है, वैसे ही बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का शिव गुफा हो जाता है। हम पिछड़े हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम बाढ़ पर पीड़ित हैं, है ना। यही हम लोग गिनाते हैं ना डिमांड करने में। उधर से क्या बताया जाता है कि हम तभी आपको दे सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा। अब तो खत्म कर दिया ना विशेष राज्य का दर्जा, अब ये किसी को नहीं देगा। तो क्राइटेरिया क्या उधर से बताया जाता है? आप पहाड़ी राज्य हैं, नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति आपके पास है, अनुसूचित जनजाति की संख्या है, नहीं है, है ना। दो ही में तो आप ये हट गए। फिर बचा क्या है आपके पास? आप बाकी चीजें तो फुलफिल करते हैं, 3 चीजें फुलफिल करते हैं, 2 चीजें आपके पास नहीं है, तो आपको विशेष राज्य का नहीं दिया जाएगा। हम लोग दलील देते हैं, जम्मू कश्मीर को दिया तो वो सरकार कहती है वहाँ पहाड़ी राज्य है ना। हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट को दिया, केंद्र सरकार कहती है वहाँ पहाड़ी राज्य है। अब है कि किसी को कि दर्जा नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग सिर्फ गुफा छोड़ते रहते हैं। वो केंद्र राज्य संबंध जब टकराव होगी, है ना, जब आपने देखा होगा 2015 बिहार से भी टकराव हुई थी ना, केंद्र राज्य संबंध खराब हुए थे, नहीं हुए थे? सरकार जब बनी थी आरजेडी के साथ तो केंद्र राज्य संबंध खराब हुए थे बिहार के साथ। हाँ, हुआ ही था सर। हुए थे 18 महीने के लिए, नहीं 18 महीने के लिए केंद्र राज्य संबंध खराब हुए थे। फिर उसके बाद केंद्र डबल इंजन की सरकार बन गई, नहीं। तो यहाँ पे जो है कि अगर ये कोई ये है या नहीं है, तो उसके लिए जो है जो कौन सा परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद, है ना, जो मीटिंग वगैरह जो होती है फिक्स होती है, तो उसमें है कि मांग उठाए जाते हैं, है ना। जब सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है तो उसमें उठाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें लिख लीजिए। वित्त आयोग का गठन या योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। केसी नियोगी की सिफारिश पर किया गया था। केसी नियोगी की सिफारिश पर किया गया था। जनरली तौर पर ये योजना आयोग से पूछा जाता है क्या कि गठन कब हुआ था। अगर बहुत टफ करेगा तो किस समिति के आधार पर गठित किया गया था, तो ये आप लिख लीजिए, केसी नियोगी। अब ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। लिख लीजिए। गैर संवैधानिक। योजना आयोग
योजना आयोग, योजना आयोग का गठन गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। गैर संवैधानिक मतलब कानूनी है ना, गैर संवैधानिक हेलो मतलब सर। कानूनी है। हाँ, तो नीति आयोग जो है वो क्या होगा सर, गैर संवैधानिक होगा कि संवैधानिक होगा? ये क्या है, इसका उल्लेख संविधान में था? नहीं। खत्म हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। योजना आयोग, योजना आयोग कौन सा, इसका क्या काम था? सलाहकारी। लिख लीजिए। योजना आयोग सलाहकारी निकाय 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 के रूप में गठित किया गया था। सलाहकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था। लिख लीजिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। जहां भी बीपीएससी बोलता हूं ना सकेत, तो वहां पे है कि बीपीएससी नोट कर देना है ना। अगर मैं बीपीएससी बोलता हूं तो नोट कर लेना है। ओके, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, समझ रहे हैं? चलिए आगे लिख लीजिए। इसका अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा तीन अन्य अंशकालिक सदस्य होते थे। तीन अन्य अंशकालिक सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब ये सदस्य किससे संबंधित थे? तो वित्त आयोग, वित्त रक्षा तथा गृह मंत्री, वित्त रक्षा एवं गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। पदेन सदस्य होते थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष, प्रथम कौन थे? गुलजारीलाल नंदा और अंतिम मोंटेक्सी अहुलवालिया। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये भंग कब कर दिया गया? ये 2015 में 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर 2015 को। 31 दिसंबर 2014 में सर। 14 को ही हो गया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू किया गया था इसके जगह पर। योजना आयोग लिख लीजिए। योजना आयोग को भंग तो तभी करेगा ना जब दूसरा संस्था आ जाए, कि पहले ही भंग कर दिया। हाँ, नहीं सर, पहले ही भंग हो गया। उसके जगह पर दूसरा संस्था आ जाएगा तब भंग होगा। लिख लीजिए। योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नीति आयोग क्या है? लिख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। लिख लीजिए इसमें योजना लिख लीजिए। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के जगह पर किया गया। लिख लीजिए। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी। हाँ, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 2015 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये क्या है? सलाहकारी संस्था है कि परामर्शदात्री संस्था है? सलाह देता है या परामर्श करता है? परामर्श करता है। सलाह और परामर्श में क्या अंतर है, ये बताइए पहले। दोनों तो एक ही होगा ना, सलाह देगा या परामर्श देगा। सर सलाह में 3 लेटर होता है, परामर्श में 4 लेटर होता है। चलिए लिख लीजिए। यह परामर्शदात्री संस्था है। और ये भी क्या है? गैर संवैधानिक है।
है ना, ये भी गैर संवैधानिक है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, याद रखना है, कभी कभी आपको एब्रिविएशन करने के लिए भी पूछ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट, अच्छा ये चलता ही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, फॉर नहीं ऑफ, हाँ, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है इसका फुल। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर है कि ऑफ है? ऑफ है, फॉर है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कहीं पे फॉर भी देता है, कहीं पे ऑफ भी देता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ऐसे फॉर ही होना चाहिए। फॉर होता है ना। चलिए आगे कर लेते हैं। लिख पीटी लीजिए। में पूछे हुए सर इसको। हाँ पूछा हुआ है, तभी तो है कि आप लिखवाया है ना? ये सर यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम वाले में भी आया है सर ये। अच्छा, ये फुल फॉर्म, जी सर, कल परसों जो एग्जाम हुआ था ना 2-3 दिन हाँ। पहले, उसमें से। नहीं बच्चों मिल लिए कि हम लोग नीति आयोग करते रहते हैं, तो नीति आयोग ही याद रहता है ना, उसका फुल फॉर्म याद नहीं होता है। नहीं, चलिए कर लेते हैं इसको, लिख लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लिख लीजिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। बौद्धिक संस्थान थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नीति आयोग केंद्र सरकार, नीति आयोग केंद्र सरकार, नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी, नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप के संबंध में सरकार को परामर्श प्रदान करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, इसका पहला जो है कि उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया सर। पटनायक। हाँ लिख लीजिए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद लिख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, है ना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो थोड़ा ध्यान ये रखना है
समितियां, है ना, जितनी भी समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, है ना, वहां से क्वेश्चन है कि पूछे जाते हैं जनरली तौर पे। और जितने छोटे छोटे जो संस्थान है ना, संसद में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उससे सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो अभी है कि आपको जैसे जैसे कि बता रहा हूँ, वैसे वैसे ये भी बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद लिख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक निकाय है ना, लिख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। लिख लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी पूछा हुआ है विपरीत में। पीएम। लिख लीजिए। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी पूछा हुआ है विपरीत में। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। लिख लीजिए। स्टार्टिंग में जो है कि इसमें मुख्यमंत्री को भी जो है कि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता था, लेकिन जो है कि 1967 के बाद जो है कि मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाने लगा, है ना। फिर उसके बाद जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्यों को जो है कि इसमें स्थान दिए जाने लगे। ठीक है, लिख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य लिख लीजिए। इसमें क्या कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ऐसी सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करेगा जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना तथा प्रशासनिक दक्षता को सुधारना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अल्प विकसित व पिछड़े लिख लीजिए। अल्प विकसित व पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक प्रयोजनों का सुझाव देना। नेक्स्ट लिख लीजिए। योजना आयोग द्वारा, अब योजना आयोग तो है नहीं, है ना, अब योजना आयोग है नहीं, तो इसके जगह नीति आयोग हो जाएगा। उसकी जगह पर नीति आयोग कर देंगे। नीति आयोग हो जाएगा। तो लिख लीजिए। जो प्रोविजन था योजना आयोग था, तो हम इसलिए योजना आयोग लिखा दे रहे हैं। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना, विचार विमर्श करना, उसे अंतिम रूप प्रदान करना। अब नीति आयोग उसके जगह पे है ना, करना।
अब इसमें देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृति के बाद ही है कि कोई योजना जो है ना, योजना आयोग द्वारा निर्माण किया जाता था और उसको प्रकाशित किया जाता था, है ना। उसको सलाह जरूरी थी, लेकिन अब जो है उसकी जगह पर स्थान ले लिया नीति आयोग, तो उसका काम नीति आयोग कर रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसमें जो है कि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं केंद्र राज्य संबंध में, है ना। जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्षेत्रीय परिषद लिख लीजिए, है ना। क्षेत्रीय परिषद, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद लिख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया था, कुछ आइडिया है? नहीं है। ऐसे उसको तोड़ तोड़ के क्षेत्रीय परिषद की उसका विकास किया जाए, हाँ, किसी राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है, कौन सा क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं, है ना, उसको ध्यान में रख करके क्षेत्रीय विकास परिषदों का गठन किया गया है ना। और क्षेत्रीय विकास परिषद का जो गठन है ना, क्षेत्रीय परिषदों का, तो वो जो है किसका उपज है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग का क्षेत्रीय परिषद है। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें क्षेत्रीय परिषद का गठन राज लिख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित है। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए उत्तरी आंचलिक परिषद। इसमें जो है कि उत्तरी आंचलिक परिषद में जो है कि आप किसको देखेंगे, तो ऊपर वाला देख लेते हैं, है ना। सबसे ऊपर वाला जो भारत का है ना, ऊपरी राज्य उत्तर का, है ना। तो उत्तर के राज्य जो है कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए लिख लीजिए इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। दिल्ली शामिल है तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़। अभी तो जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, लद्दाख भी शामिल है। इसमें लद्दाख भी लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश, है ना। उसमें जम्मू कश्मीर को वहां से हटा दीजिए, इसको यूटी में कर दीजिए, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है। तो दिल्ली को भी तो केंद्रीय शासित प्रदेश में ही रखेंगे ना? दिल्ली तो रख दिया ना, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं मध्य आंचलिक परिषद। इसमें लिख लीजिए मध्य वाला, बीच वाला हो जाएगा, तो बीच में कौन कौन है, लिख लीजिए। बीच में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। नेक्स्ट लिख लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ये पूर्वी राज्य हो जाएगा। पूर्वी राज्य में लिख लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और कौन होगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से है ना,
नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से प्रोविजन किया गया, पता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। 7 सिस्टर के नाम से। हाँ, पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो पश्चिम के राज्य हैं, तो पश्चिम के राज्य में कौन कौन है, लिख लीजिए। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीप एवं नागर हवेली, दमनदीप एवं नागर हवेली। नेक्स्ट लिख लीजिए। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन शामिल है, जो दक्षिण के राज्य होंगे, है ना, दक्षिण के राज्य होंगे। तो दक्षिण के राज्य कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। दक्षिण के राज्य लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, पुडुचेरी। नोट करके लिख लीजिए यहीं पे, है ना, नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य आसाम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है, क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद, है ना, पूर्वोत्तर परिषद लिख लीजिए ऐसे करके, पूर्वोत्तर परिषद हेडिंग दे लीजिए। तो लिख लीजिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। इसमें लिख लीजिए पूर्वोत्तर परिषद में 2002 में संशोधित करके, संशोधित कर इसमें सिक्किम को शामिल किया गया, सिक्किम को शामिल किया गया। अब पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य है ना, लिख लीजिए पूर्वोत्तर परिषद के राज्य हैं, राज्य पूर्वोत्तर परिषद राज्य में शामिल हैं सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, है ना। तो ये पूर्वोत्तर का जो है कि एक अलग व्यवस्था है ना। और दक्षिण में है कि आपने 5 परिषदें देखा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूर्वोत्तर परिषद का स्थापना किसके तहत किया गया है, तो किसके तहत किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत किया गया, ठीक है। और इसमें है कि हो सकता है कि आपको पूछ ले कि ये क्या कहते हैं पश्चिमी परिषद में कौन से राज्य शामिल है, या बहुत टफ होगा तब, लेकिन इतना नहीं पूछता है। जो आपको विकास परिषद से पूछ करके निकल जाता है, वो भी वहां भी है कि पॉलिटी वाले इतने जानकार नहीं होते बिहार में। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब इसके क्या क्या काम होता है, क्या क्या उद्देश्य से गठित किया गया था, लिख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्यों गठित किया गया था, लिख लीजिए। राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए, हाँ लिख लीजिए। या जो विविधता फैला था उसको एक करने के लिए। क्षेत्रीय लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए विकास परियोजनाओं के, विकास परियोजनाओं के, विकास परियोजनाओं के सफल, विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए, तीव्र निष्पादन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए केंद्र एवं राज्यों, केंद्र एवं राज्यों, केंद्र एवं राज्यों
केंद्र एवं राज्यों को विचार एवं अनुभवों को आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए, ठीक है। इसके कार्य लिख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषद के लिख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद के कार्य। तो क्या है कार्य? ये क्या है? एक सलाहकारी है ना, सलाहकारी निकाय है, लिख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है, और यह जो है, लिख लीजिए, यह किसी भी मामले पर अपना विचार रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यह राज्यों के समान हित के मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखता है। काफी है इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है कि टॉपिक ये समाप्त हो गया है, तो थोड़ा सा है कि ओपन बुक टेस्ट हो जाए, है ना। तो ओपन बुक टेस्ट हो जाए तो फट से पीडीएफ बना लीजिए। सुशील यस सर। पीडीएफ फट से बना लीजिए और दे दीजिए। एक ही लिंक काम करेगा। सकेत, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, एक ही लिंक काम करेगा, ये परमानेंट लिंक है आपका। ओके ओके सर। हाँ, अभी है कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आपको है कि ये 6 बैच में ऐड कर देते हैं। जब है कि पूरा बन जाएगा बैच, तो फिर आपको नया बैच में ऐड कर देंगे। ओके, ताकि वीडियोज वगैरह जो है कि वहां पे उपलब्ध होते रहेगा साथ साथ, ठीक है। ठीक है सर। अभी है कि ये केंद्र राज्य संबंध से कुछ क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है कि अभी पीडीएफ बना करके भेज देते हैं, तो उससे है कि बना लीजिए। मैं यहीं पे हूँ अभी 7 बजे तक के, ठीक ना। और ये अभी ही बनाना है। क्वालिटी वाला भेज दूं क्या सारा वीडियो आपको? उससे देखें, ये देख करके नोट कर लेंगे क्या? हो पाएगा? हाँ सर, मुझे हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा और पहले जुड़ना था ना सकेत। सर थोड़ा सा ऑफिस का एक्चुअली काम इतना हेक्टिक था कि एक सप्ताह से फुर्सत नहीं मिला सर। हमें भी मौका चाहिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर स्टूडेंट को टीच करना है, तो स्टूडेंट के पास पर्याप्त मौका होना चाहिए मुझे सुनने के लिए। हाँ सर, वो तो है। सर ऐप के माध्यम से पुराना वीडियो देख सकते हैं क्या उसमें? यहाँ सेंड कर दे रहा हूँ, लिंक ही दे दे रहा हूँ। ऐप पे है कि फिर परेशान हो जाएंगे आप। अच्छा, ठीक है। नहीं एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था ऐप, तो नहीं, यहाँ पर से आपको सारा वर्क करेगा। ठीक है सर। करेंट का भी है, करेंट भी दे देता हूँ आपको। सारा जो भी है ना, वो दे देता हूँ आपको। ठीक है ना सर।
सब डेट वाइज होगा सकेत, ठीक ना? डेट वाइज यस होगा, सर। कहते सारा डेट वाइज दिया हुआ है वीडियोस। ओके, जी तो जी। ये आज तक का है, अभी वाला वीडियो है कि शाम में अपलोड हो जाएगा? सेंड कर दिया। हाँ हाँ, दे रहा हूँ इन लोगों को भी। मैं सर आउट हो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बैटरी चार्ज नहीं है, चार्ज में डाल दो, फिर 7:30 बजे से क्लास है। अच्छा ठीक 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 ठीक। मिल गया सकेत? हाँ सर मिल गया। ग्रुप बैच बैच भी ज्वाइन कर लिया ना, ग्रुप ज्वाइन कर लिया उसको? हाँ 6th बैच है ना सर? हाँ हाँ हाँ, आप लोग का 7th बैच है कि बनेगा? अच्छा अच्छा, ज्वाइन कर लिया सर मैं। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा, देख लीजिए। अगर मोबाइल से बनता है तो मोबाइल से बना लीजिए, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से खोल लीजिए, है ना? बुक लिस्ट भी मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर। क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक। आप लोग बनाइए शांत होकर के, मैं यहीं पे हूँ। मैं म्यूट हो जा रहा हूँ।